हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं और पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट थर्ड के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और आपके एक्टिव रीजन के बारे में बता दिया था, राइट। अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो अब हमने एम्पलीफिकेशन तो देख ली कि हम कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में किस तरीके से एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन भी आपने पढ़ लिया कि किसी वीक सिग्नल को थोड़ा सा उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करवा के, आप उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करवा के आप क्या करते हो, उसको एम्पलीफाई करवा देते हो। यानी कि वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके आप क्या कहते हो कि ये हमने एम्पलीफाई कर दिया, यही बोला था ना। अब आपको अगर ये कहा जाए कि आपको कोई चीज़ एम्पलीफाई आप करवा रहे हो, तो फेथफुल आप कब कहोगे, यानी कि अच्छी एम्पलीफिकेशन कब आपको मिल सकती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप ये कहोगे कि अगर ये हो जाए तो हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और उस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अच्छा करने के लिए, यानी कि ऑब्टेन करने के लिए, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आज के टॉपिक के अंदर, क्योंकि इससे समझ तो आ गया होगा कि आपको करने क्या वाले हैं, है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। एक आपका होगा फेथफुल एम्पलीफिकेशन, एक आपका होगा नीड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर को बाइस करने की नीडिंग होगी, ठीक है। वो वाली नहीं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐसा जिसकी वजह से हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो, आपका फर्स्ट टॉपिक जो आज मैं करवाने जा रही हूँ वो है फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। आज के अभी लेक्चर में आपको ये और आपका नीड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर दोनों की दोनों हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या हो, पहले तो ये पता होना चाहिए। बेटा आप देखो इसके अंदर क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो कि जब आप कोई भी इनपुट सिग्नल इस तरीके का दे रहे हो तो आपने इसके इस तरीके से इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करवा दिया। अगर आपको ये मिला था, कभी आपको ऐसे करके ऐसे मिल जाता, तो इसका मतलब आपने इसकी शेप को चेंज कर दिया। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि जिस टाइप का सिग्नल मैं दूं उसी टाइप का सिग्नल हमें ऑब्टेन भी हो जाए, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज, एम्पलीफाई करवा के दे दे। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपको ऑब्टेन हो जाती है, उसकी शेप को बिना चेंज किए हुए, उसके सिग्नल को आपने इंक्रीज कर दिया, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, तब आपको जो एम्पलीफिकेशन मिलती है वो उस एम्पलीफिकेशन को क्या बोलते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, राइट। तो इसको लिख लीजिए आप एक बारी। When an amplifier increase the strength of weak signal without any change in its shape, then this amplification is called faithful amplification, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए ताकि आप फेथफुल एम्पलीफिकेशन को ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो आप लिखिए कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। कंडीशंस आपकी क्या क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन इसके अंदर क्या रहेगी आपकी, कि जब आप जीरो सिग्नल कंडीशन लेके चलते हो, ठीक है, तो यानी कि जीरो सिग्नल आप दे रहे हो उसके अंदर, उस टाइम पे भी हमें क्या मिले, कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट वहाँ पे फ्लो होना चाहिए, ठीक है।
तब अगर अब जैसे आपने कोई भी सिग्नल दिया तो यानी कि सिग्नल के साथ तो हो ही रहा है, तो आप जो जीरो सिग्नल कनेक्टर करंट ले रहे हो वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी कि sufficient collector current must flow through it even under zero signal condition, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको जीरो सिग्नल के ऊपर जो कलेक्टर करंट मिलता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए जब आप सिग्नल देते हो, ओनली सिग्नल दे रहे हो वहाँ पे, ठीक है, उसके कलेक्टर करंट से, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल ओनली। ये एक कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा वहाँ पे बेटा, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब देखो हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सिलिका या जर्मेनियम का ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इनके अंदर ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है दोनों के लिए, अगर हम खाली बेस एमीटर के उसमें देखते हैं, ठीक है, तो बेस एमीटर के उसमें जो सिलिका के लिए अपने VBE की वैल्यू आती है वो 0.7 आती है वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 आती है। तो ये कहता है कि अगर किसी भी केस में VBE की वैल्यू अपनी लेस हो गई इन दोनों से, ठीक है, और इसके बेस करंट से अपनी क्या हो गई, और भी ज़्यादा कम हो गई, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा। अब कलेक्टर करंट ही नहीं मिलेगा तो उस सर्किट का क्या करोगे, है ना। तो इसका मतलब हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट की तो मिलनी ही चाहिए। इन दोनों वोल्टेज जो भी मैंने आपको बताई है कि सिलिका का 0.7 और जर्मेनियम का 0.3 है, तो इससे अपनी जो अपना पोटेंशियल बैरियर इन दोनों का इतना होता है, तो अपनी VBE की वैल्यू कम से कम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेशक। तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू है कि पोटेंशियल बैरियर जो आपके सिलिका की 0.7 है, तो उतना तो VBE की वैल्यू ज़रूर हो, उससे कम ना हो। अगर कम कर दी आपने तो आपको कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये लिखोगे कि VBE should never fall below the potential barrier of junction which is about 0.7 for silica transistor and 0.3 volt for जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अगर अपन ने कम कर दी, अगर हमने इसकी वैल्यू इससे कम कर दी तो क्या होगा, कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि इफ VBE is less than this limit, बेस करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि अगर अपन इसको इससे वोल्टेज से और कम कर दी, पोटेंशियल बैरियर से कम कर दी उसकी VBE की वोल्टेज, ठीक है। तो VBE तो हमने उसमें भाई वो करवाई, तो ये कहता है अगर वो अपनी और कम होगी तो बेस करंट IB जो आपका था, क्योंकि मेन IB प्लस में IC करके तो आपका एमीटर करंट था, तो IB उसमें ऐड हो रहा है। तो अगर आप IB को ही क्या मान रहे हो, बहुत स्मॉल मान रहे हो, वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, IC इज़ निग्लिजिबल, ठीक है, IC अपना बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अब क्या काम करना है, एक तीसरे के पास चलते हैं, कलेक्टर वाले के पास,
ठीक है। अभी तो हमने VBE की कंडीशन बताई थी, अब कहते हैं कलेक्टर एमीटर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो कलेक्टर वोल्टेज, आपकी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो अपनी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, और कलेक्टर करंट अपना बेस करंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें मतलब थोड़ा सा वो हुआ, तो ये कहता है कि अगर बीटा, हम जैसे आपका जैसे बीटा लेके चलते हैं, ठीक है, तो बीटा अगर अपने पास आता है किसी उसमें, और आपा VCE की वैल्यू जो आपा मिनिमम लेके चले 0.5 आपके जर्मीनियम की होती है और 1 वोल्ट सिलिका की होती है, तो ये कहता है कि अगर इससे आपा कम ले लेंगे, ठीक है, तो अपने जो बीटा की स्मॉलर वैल्यू है उसकी वजह से कुछ पार्ट अपना सिग्नल का एम्पलीफाई नहीं होगा। अगर एम्पलीफाई कम होगा तो इसका मतलब हमें अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल रही है ना। तो इसका मतलब आप इसके अंदर लिख सकते हो कि बस इतना ही लिख लीजिए कि अपनी जो वैल्यू होती है VCE की मिनिमम जो वोल्टेज लिमिट होती है वो जर्मीनियम के लिए इतनी होती है, सिलिका के लिए इतनी होती है। अगर इससे कम हो गई तो अपना जो एम्पलीफिकेशन है वो अपनी लेस हो जाएगी। तो एम्पलीफिकेशन अगर लेस हो गई तो आपको क्या मिलेगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही लिख लीजिए। तो आप लिख लीजिए मिनिमम वोल्टेज लिमिट ऑफ VCE, यानी कि आपका कलेक्टर एमीटर के रीजन के अंदर जो आपने वोल्टेज दी है वो, ठीक है, इज अबाउट 0.5 वोल्ट फॉर जर्मीनियम ट्रांजिस्टर एंड 1 वोल्ट फॉर सिलिका ट्रांजिस्टर, ठीक है। इफ VCE is smaller than this limit, अगर हमने क्या कर दिया, VCE को इस लिमिट से कम कर दिया तो आपने जो सिग्नल दे रखा था उसका कुछ पार्ट अपना कम एम्पलीफाई होएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशंस है तो मैं आपको इसकी कंडीशंस लिखवा रही हूँ यहाँ पे, तो आपको ये कंडीशंस नोट करनी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए इसमें, अगर नहीं हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। जैसे कोई भी आप करते हैं तो प्रिकॉशंस पता होने चाहिए कि नहीं तो ये एरर आ जाएगी इसके अंदर, तो इस तरीके की चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस लिमिट ए पार्ट ऑफ सिग्नल will be less amplified due to smaller beta, and this leads to unfaithful amplification, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप चलेंगे नीड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर के ऊपर, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नीड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आपने पीछे से देखा कि एक तो जो जीरो सिग्नल पे IC है और VBE और VCE, हमने इनकी प्रॉपर वैल्यू के ऊपर देखा कि अगर ये अच्छे से अपनी आ रही हैं तो ही हमें क्या मिलेगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, राइट। यही देखा है ना आपने कि VCE की देखा आपने इनके उसमें आनी चाहिए, कम आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। VBE की देखा तो उस रेंज में आनी चाहिए, आपके पोटेंशियल बैरियर के उसमें अगर कम आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसे ही जीरो आपका जो सिग्नल पे आप कलेक्टर करंट दे रहे हो वो ज़्यादा आना चाहिए, अगर कम आ गया आपके कोई भी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो उसके करंट से अगर कम आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यही पॉइंट देखे हैं। तो इसका मतलब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल सर्किट्स आपके पार्ट है उसके ऊपर एक प्रॉपर DC वोल्टेज को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप जो बेस एमीटर जंक्शन है उसको और फॉरवर्ड बाइस करवा देंगे और कलेक्टर जंक्शन को और रिवर्स बाइस करवा देंगे। और ये जो आपका DC आप प्रॉपर उसमें जब आपको ऐड करवा रहे हो उस सर्किट के उसमें, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर बोलते हैं,
ठीक है। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने को एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के ऊपर ऑब्टेन हो जाएगा जो हमें चाहिए इसके अंदर, ठीक है। बस इतना ही इसके अंदर लिखना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, ताकि एग्जैक्ट उसमें आ जाए, उसके लिए हम इसको बाइसिंग को करते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर to give faithful amplification, it must have a proper value of zero signal IC, VBE and VCE, ठीक है। and for this we need to add proper DC voltage sources in input and output circuits, so that base emitter junction is forward biased and collector junction is reversed biased. Then this process of applying proper DC potentials is called biasing a ट्रांजिस्टर, इसी को ही हम ये बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इसका यूज़ करते हैं, जब ये प्रॉपर कर देते हैं, तो हमें एक प्रॉपर क्यू पॉइंट्स आपके ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। आप ये लाइन भी लिख लीजिए, द बाइसिंग ऑफ transistor using DC voltage sources is done so as to get, ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। आप ये इसलिए करते हैं कि ये रीज़न भी है ताकि अपने को एक प्रॉपर आपके क्यू पॉइंट्स ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। सो एज टू गेट ए suitable Q points on लोड लाइन। समझ में आ गया, नीड ऑफ बाइसिंग भी आपको समझ में आ गई है। उसके बाद आप कल जो करेंगे वो बाइसिंग के मेथड्स आपके पास हैं, ठीक है। तो बाइसिंग के मेथड के लिए एक आपका आता है स्टेबलाइजेशन, और स्टेबलाइजेशन की नीड क्यों है, एक वो और आता है, ठीक है। तो आप कल जो लेक्चर करेंगे उसमें नीड ऑफ बाइस स्टेबलाइजेशन करेंगे, और मेथड्स आपके ट्रांजिस्टर के बाइसिंग के कौन कौन से रहेंगे वो पढ़ेंगे। इन डिटेल आपके एक एक करके ही करवाया जाएगा, सारे के सारे एक साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग with your friends, and also like and subscribe the channel. Thank you.